अक्सर जब आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इन वर्ड से आपका सामना ज़रूर होता होगा, जैसे मौद्रिक नीति, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR। कभी कभी तो ये शब्द इतने बड़े बड़े और इतने भारी भारी लगते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि इन शब्दों का क्या मतलब है। कभी कभी आप अखबार में न्यूज़ पढ़ते होंगे कि RBI ने रेपो रेट की दर बढ़ा दी या घटा दी, और इस सब का सीधा असर हमारे बैंक के लोन्स की ब्याज की दर पर आता है, और दूसरी बात महंगाई पर भी इसका बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही आसान शब्दों में इन बड़े भारी भारी शब्दों का मतलब समझाने वाला हूं। देखिए, हमारे देश में अगर कभी भी किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसों के लिए बैंक में पैसे मांगने जाता है। हमारे देश में बहुत सारी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जैसे SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या और भी अन्य बहुत सारी बैंक है, यूको बैंक है। तो जब किसी को भी हमारे देश में पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो पैसे मांगने के लिए बैंक के पास जाता है, और जब इन बैंकों को पैसे की कमी हो जाती है या इन बैंकों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो RBI के पास पैसे मांगने जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा सा मतलब हम ये समझ लें कि हमारा बैंक, ये जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ये सब हमारे बैंक हैं, यानी जनता के बैंक हैं, और बैंकों का बैंक कौन है? RBI है। तो चलिए सीधी सी बात समझते हैं कि जब कभी भी इस बैंक को, इन सभी बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये RBI से पैसा मांगने जाते हैं, और RBI इनको जो है पैसा दे देता है। लेकिन पैसा RBI जो है इंटरेस्ट पर देता है। एक बैंक का एक इन्होंने इंटरेस्ट का दर रखा हुआ होता है, उस पर देता है। तो RBI इन सभी बैंकों को जो भी पैसा देता है एक रेट पर देता है, एक इंटरेस्ट रेट पर देता है। मान लीजिए RBI ने इनको जो है 5% की दर पर पैसा दिया। RBI जो पैसा इन सभी बैंकों को देता है, जिस इंटरेस्ट के रेट पर देता है, उसको रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट। अब इसके बाद RBI को ये पता है कि ये जो भी सारा पैसा बैंक है ये ग्राहकों में बांटेंगे, लोन देंगे। लोन को हिंदी में साख कहते हैं। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो उसमें साख टर्म का काफ़ी इस्तेमाल होता है। लोन हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं इसलिए हमें पता है लोन, लेकिन लोन को हिंदी में कहते हैं साख। तो उसके बाद में सारे बैंक जो है ग्राहकों को जो है लोन देते हैं। अब बैंक ग्राहक को कोई भी लोन देगी तो इसको 5% पर मिला है और ये 10% पर मिला है। देखिए, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ये आंकड़े रोज बदलते रहते हैं। यहां मैं समझाने के लिए इन परसेंटेज का इस्तेमाल कर रहा हूं। मान लीजिए RBI ने बैंक को जो भी लोन दिया है, जिस दर पर दिया है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, और बैंक ग्राहक को जिस दर पर जो पैसा देती है, जो लोन देती है, हम उसको यहां पर बेस रेट कहते हैं। बेस रेट कहते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि एक ग्राहक बैंक के पास में लोन लेने गया और उसको जो है 1 लाख रुपए का लोन बैंक ने ग्राहक को दे दिया। अब ये 1 लाख का लोन 10% की ब्याज पर ले आया। अब जब इसको जो 1 लाख रुपए मिला है, इसको अब इसकी जेब में आ गए 1 लाख रुपए, यानी इसके पास जो 1 लाख रुपए है ये कैश है। इस कैश पैसे को ही हम तरलता बोलते हैं। जो भी कैश पैसा होता है इसको हम कहते हैं तरलता, यानी लिक्विडिटी। ये जो कैश पैसा होता है यही देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी की बहुत बड़ी जड़ होता है। सरकार का हमेशा ये प्रयास रहता है कि ये जो तरलता है ये देश में कम से कम रहे, ये जो लिक्विडिटी है ये कम से कम रहनी चाहिए किसी भी स्थिति में। तो अब ये जो व्यक्ति बैंक से लोन लेकर आया तो अब इसकी जेब में तरलता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये कैश कैसे अर्थव्यवस्था की बर्बादी की बहुत बड़ी जड़ है, कैसे ये लिक्विडिटी महंगाई को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अब देखिए कि ये व्यक्ति जिसकी जेब में 1 लाख रुपए है और ये किसी भी मिठाई की शॉप पर जाता है और वहां से ये बोलता है कि 1 किलो मुझे मिठाई दे दीजिए। ये पैसे भी नहीं पूछता है। क्यों नहीं पूछता है? क्योंकि उसकी जेब में 1 लाख रुपए है, क्योंकि उसकी जेब में क्या बोल रही है? तरलता बोल रही है, उसकी जेब में लिक्विडिटी बोल रही है, उसकी जेब में कैश भरा हुआ है। अब वो बोलता है 1 किलो मिठाई तौल दीजिए। अब मान लीजिए कि उस मिठाई वाले के यहाँ पर मिठाई जो है 200 रुपए किलो की मिलती है, लेकिन उसने सोचा कि इसने दाम भी नहीं पूछे तो वो उसको जो है 250 रुपए की मिठाई बेच देता है, वो लेके चला आता है। अब ये मान लीजिए कि एक और व्यक्ति को बैंक से लोन मिल गया, उसकी जेब में भी पैसा आ गया, कैश पैसा आ गया। अब वो भी मिठाई लेने गया, वो भी बोलता है कि मुझे 1 किलो मिठाई तौल दीजिए। अब उसकी जेब में जो है पैसा बोल रहा है,
तो उसको भी मिठाई जो है उसने 250 रुपये की दे दी। और इसी तरह से 5, 7, 8, 10 लोग ले जाकर उसकी शॉप से मिठाई लेकर आते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के थ्रू समझा रहा हूँ, चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। अब जो मिठाई वाला है वो ये क्या सोच रहा है कि अरे वाह, ये तो 250 रुपये किलो की मेरी मिठाई बिक रही है, और वो अपनी मिठाई के दाम 200 से 250 कर देता है। तो बस देख लीजिए, ये जो तरलता है इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। यही सारी चीज़ें, यही ये कैश पैसा जितना जनता के पास में होगा, ये सभी तरह के उत्पादों पर, सभी तरह के प्रोडक्ट्स पर यही फॉर्मूला लागू होता है। क्यों? क्योंकि जब जब कैश ज़्यादा होगा तब तब प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी, और जब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब यहां पर एक और चीज समझने वाली बात है, सरकार को जब यह लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो सरकार आरबीआई को बोलती है कि आप अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव कीजिए। तब सरकार आरबीआई को डंडा करती है कि भैया आप ऐसा करिए, इस रेपो रेट को बढ़ा दीजिए। तो सरकार के कहने पर आरबीआई इस रेपो रेट को बढ़ा देती है। अब चलिए हम मान लेते हैं कि आरबीआई ने इस रेपो रेट को बढ़ा के कर दिया 15% का। तो आरबीआई ने बोला अब सभी बैंकों के हमारा रेपो रेट 15% है। अब सभी बैंकें जो हैं, अब ये अपने ग्राहक को जो लोन देंगी वो 25% पर देंगी, क्योंकि वो इतना पागल थोड़ी ना है बैंक कि क्या कहते हैं कि उनको 15% पैसा मिल रहा है तो वो 10% के बेस रेट पर ही लोन बांटेंगे। नहीं, उनको अगर 15% में पैसा मिल रहा है तो अब बैंकों ने भी ग्राहकों के लिए जो लोन का जो बेस रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, उसको जो है कर दिया 25%। अब भैया जब जो व्यक्ति लोन लेने जाएगा बैंक में तो अब उसको बोलेंगे अरे भैया हमें तो 25% का लोन मिल रहा है, अरे हम नहीं लेंगे लोन, हम बिना मिठाई खाए हुए रह लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, और वो मिठाई नहीं लेगा। इसी तरह से लोग धीरे धीरे मिठाई लेना बंद कर देंगे, धीरे धीरे तरलता कम होगी, कैश कम होगा, और जब तरलता कैश यानी लिक्विडिटी कम होगी तो लोग मिठाई नहीं लेंगे। तो वो मिठाई वाला सोचेगा अरे यार मेरी तो मिठाई बिकी नहीं रही है, तो वो 250 रुपये से उस मिठाई को 200 रुपये भी कर देगा, और हो सकता है कि वो उस मिठाई को 150 रुपये किलो भी कर दे। तो अब आपने समझा कि जब जब सरकार को यह लगता है कि महंगाई बढ़ रही है तो वो आरबीआई को प्रेशर करती है कि आप अपनी मौद्रिक नीतियों में बदलाव करिए। आपके पास हमने एक चाबी दे रखी है, इस चाबी को घुमाइए। इधर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, यानी सीधा सा मतलब ये है कि अगर रेपो रेट बढ़ा तो आपके लोन का रेट भी बढ़ेगा और महंगाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। अब इसमें जो है 3 चीजें निकल कर आती हैं। अगर बैंकों को सिर्फ एक दिन के लिए आरबीआई से पैसे की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक दिन के लिए, या ओवरनाइट पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई बैंकों को जिस इंटरेस्ट रेट पर पैसा देगा उसको कहते हैं एमएसएफ। ये एमएसएफ कहलाता है, ठीक है। और अगर 2 से 14 दिन के लिए अगर बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं तो इसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये चीज हमें समझनी होगी। और अगर लॉन्ग टाइम के लिए बैंक आरबीआई से पैसा लेती हैं, यानी 14 दिन से भी अधिक टाइम के लिए अगर पैसा लिया जाता है बैंकों के द्वारा आरबीआई से, तो फिर इसको बोला जाता है बैंक रेट। चलिए अब आगे समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखिए, आरबीआई ने जो बैंकों को पैसा दिया वो रेपो रेट कहलाता है, जिस दर पर इन्होंने पैसा दिया। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? कभी कभी बैंकों के पास क्या होता है, 5-5 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं या 2-2 दिन की छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो बैंक ये सोचता है कि हमारे पास में जो पैसा रखा हुआ है इसको चलिए हम कहीं ना कहीं ब्याज पे लगा देते हैं। हम अपने पास इस पैसे को 4-5 दिन क्यों रखते हैं, हमारे पास कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। तो बैंक जब इस पैसे को उठा के आरबीआई को वापस देता है तो ये क्या कहलाता जाता है, रिवर्स रेपो रेट। समझ आ गया? जब आरबीआई बैंक को पैसा देती है ब्याज पर, जिस दर पर देती है उसे रेपो रेट कहते हैं, और जब बैंकें आरबीआई को पैसा रिटर्न करती हैं तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब देखिए, अभी बैंक आरबीआई बोल दे कि नहीं नहीं हम कैसे ले लें पैसा, तो भैया बैंक वाले उनको धमकी दे देते हैं कि अगर या तो आप हमसे पैसा ले लो, नहीं तो हम उसका लोन बांट देंगे, और अगर लोन बांट देंगे तो मार्केट में कैश यानी तरलता बढ़ जाएगी और फिर महंगाई बढ़ जाएगी और फिर सरकार आप पे डंडा करेगी। तो भैया फिर आरबीआई कहती नहीं 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 आप हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ले लेंगे। लेकिन हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट की दर होती है वो रेपो रेट से हमेशा कम होती है। मान के चलिए 4%, और इसके कम होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो एक ही कारण है, क्योंकि आरबीआई ये कहता है बैंकों से कि जब आपको जरूरत थी तो आप हमारे पास लेने आए थे, लेकिन अब हमको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमको दे रहे हो रखने के लिए, तो हम आपको जो है अपने हिसाब से ब्याज देंगे, ना कि आपके हिसाब से ब्याज देंगे। तो फिर ये ब्याज का दर हमेशा कम रहता है। देखिए, ये आंकड़े बदलते रहते हैं। आज मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूं, कल भी ये आंकड़े बदल सकते हैं, तो इसलिए ये सिर्फ समझने के लिए है। आप इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए।
तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि CRR और SLR क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे CRR की। इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। देखिए RBI की हमेशा ये कोशिश रहती है कि किसी भी तरह से बैंकों पर कैश कम से कम हो। बैंकों पर पैसा जितना कम रहेगा वो उतना ही लोन कम बांटेंगे, क्योंकि बैंकों की जो आय का स्रोत है वो लोन है। तो इसलिए RBI कुछ ऐसे ऐसे फंडे निकालती रहती है, या उसने कुछ ऐसी नीतियां बना रखी हैं, मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये सारी चीजें बना रखी हैं। CRR, तो CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसका मतलब क्या होता है कि RBI ये बोलता है, RBI क्या बोलता है इन सभी बैंकों से कि मान लीजिए कि आपके पास आज की तारीख में जितना भी पैसा है बैंकों के अंदर, ये आपका तो है नहीं, जनता का पैसा है। तो हम क्या कह रहे हैं आपसे कि आप इसका एक फिक्स रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, मान लीजिए CRR 3% है, तो यानी आपके पास कैश में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, उसका 3% आप जो है हमारे पास में एज ए सिक्योरिटी मनी जो है जमा करा दीजिए। एज ए सिक्योरिटी मनी RBI को जमा करा दीजिए। यानी जितना बैंकों पर टोटल कैश पैसा है उसका 3% सिक्योरिटी मनी आप बैंकों में जमा करा दीजिए, ताकि भैया कल को आपने शटर डाउन कर दिए या बैंक में कुछ भी बात हो गई तो कम से कम हम जनता को कुछ तो दे के जनता को एक ढांढस बना ही देंगे। तो इसलिए लगभग 3% पैसा जो है, अब बैंक वाले बोलते हैं क्या आप हमें इसके बदले में रिवर्स रेपो रेट वाला जो इंटरेस्ट रेट है, रिवर्स रेपो रेट वाला वो देंगे आपको? तो RBI कह देता नहीं 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 नहीं, हम क्यों देंगे, सिक्योरिटी मनी पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो साफ सीधी सी बात है कि कैश रिजर्व रेशियो यानी कि लगभग एक फिक्स अमाउंट कर लिया कि 3% पैसा आपके पास जितना कैश है वो उसका 3% सिक्योरिटी मनी हमारे पास में जमा रहेगा। देखिए कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं। CRR भी समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं SLR की। ठीक है, SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखिए ये भी बड़ी कमाल की चीज है, ये भी RBI की मौद्रिक नीति के अंतर्गत आती है। अब देखिए इन्होंने क्या बोला, RBI ने सभी बैंक वालों से क्या बोला कि आपको जो है, मान के चलिए कि 18% है, आप जो है बार बार ग्राहकों को बोल देते हैं कि आपके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है। ग्राहक खिड़की पे पैसा मांगने आता है, विंडो पे, आप उसे मना कर देते हैं हमारे पास कैश नहीं है, कल आना, बाद में आना। तो RBI ने एक नीति बना दी कि आपको आपके पास जितना कैश है उसका 18% आपको हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, डेली रखना पड़ेगा। यानी ये तो वही वाली बात हो गई कि लगभग बैंक के पास जितना भी कैश पैसा है उसका 18% उसको बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा, जो उसके किसी भी काम का नहीं है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, पास होते हुए भी ये पैसा बैंक के लिए दूर हो गया। तो ये 18% पैसा बैंक को हमेशा अपने पास रखना पड़ेगा। अगर हम मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो RBI ने क्या काम किया कि बैंकों का लगभग 21-22% पैसा मोटा मोटा तो इन्हीं तकनीकों से कुछ रेपो रेट वगैरह लगा लगू के और इसको जो है ब्लॉक कर दिया। इस पैसे को लगभग 21-22% पैसा तो इन्होंने ब्लॉक कर लिया। यानी ये सिर्फ कोशिश होती है कि किसी भी तरह से बैंकों के पास पैसा कम रहे और लिक्विडिटी जो है वो कंट्रोल रहे, कम रहे, और जिसकी वजह से महंगाई भी कम रहे, कंट्रोल रहे। तो अब देखिए RBI की जो मौद्रिक नीतियां हैं उनका बाजार पर, महंगाई पर क्या फर्क पड़ता है, उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि मौद्रिक नीतियों के द्वारा, जैसे रेपो रेट के द्वारा, CRR के द्वारा, SLR के द्वारा, RBI ने क्या किया कि इन सब मौद्रिक नीतियों का जब इस्तेमाल किया तो जो ब्याज है वो बढ़ गया। ब्याज के बढ़ते ही जो लोन है, जिसको हम साख कहते हैं, वो कम हो गया। इसके बाद जब लोन कम होगा, साख कम होगी, तो जो कैश है, लिक्विडिटी है, तरलता है, वो कम हो जाएगी मार्केट में। इससे जो मांग है, जो डिमांड है, वो कम हो जाएगी और चीज़ों का मूल्य कम हो जाएगा और महंगाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, मौद्रिक नीतियों का इस्तेमाल किया, इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ा, साख घटी, कैश घटा, डिमांड घटी, प्राइस घटे, महंगाई अपने आप घट गई। अब इस चीज़ को थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि मौद्रिक नीतियों का इस्तेमाल करके रेपो रेट, CRR, SLR ने जो कुछ भी किया, रेपो रेट जो है घटा दिया, तो इसका मतलब ब्याज जो है वो सस्ता हो जाएगा। ब्याज सस्ता हो जाएगा तो लोन ज़्यादा बटेंगे, लोन ज़्यादा बटेंगे तो तरलता बढ़ेगी, कैश बढ़ेगा, फिर डिमांड बढ़ेगी, मूल्य बढ़ेंगे और महंगाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा फंडा है।
और सबसे जो बड़ी बात यह है कि सरकार कभी भी नोट छाप के देश की गरीबी को दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना जो मैंने आपको समझाया इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सरकार अगर ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप देगी, जो वो कर सकती है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ये समझ लीजिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, क्योंकि सरकार अगर ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप देगी तो उससे जो है मार्केट में बैंकों पर बहुत पैसा बढ़ जाएगा और बैंक जो है पैसा बांटना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे ही बैंक लोन बांटना शुरू करेंगे लोगों पर कैश बहुत बढ़ जाएगा, लोगों पर पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ जाएगा और उसके होते 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 जो है मांग बढ़ जाएगी, चीज़ों के मूल्य बढ़ जाएंगे और महंगाई ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। वेनेजुएला कंट्री ने वहाँ पर नोट छाप कर वहाँ पर अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसकी कमर तोड़ ली। वेनेजुएला कंट्री ने भी अपना नोट छापे वहाँ पर और वहाँ पर महंगाई जो है लगभग 10 लाख गुना बढ़ चुकी है। वहाँ पर 2 लाख रुपए का ब्रेड का पैकेट आता है, 3 लाख रुपए की ज़रूरत की चीज़ें आती हैं, 50,000 रुपए की चाय या कॉफ़ी मिलती है। कारण क्या हुआ कि उस कंट्री ने, वेनेजुएला ने ज़रूरत से ज़्यादा नोट छाप दिए और नोट छापने के बाद में वहाँ पर लिक्विडिटी बढ़ गई तो लोगों की जेब में पैसा आ गया और महंगाई आसमान को पार कर गई। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आई थिंक कि आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं एक बार फिर से सभी चीज़ों को मैं बहुत ही छोटे शब्दों में रिपीट कर देता हूं कि जो आरबीआई बैंकों को पैसा देती है उसको रेपो रेट कहते हैं और जो बैंक है जो ग्राहकों को पैसा देती हैं उसको बैंक रेट कहते हैं। और जब बैंकें उस पैसे को वापस रिजर्व बैंक के पास रखती हैं तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी आरबीआई बैंकों को बोलता है कि आपको एक निश्चित फिक्स अमाउंट, मान लीजिए 3%, 4%, जो भी अमाउंट है वो आपको हमारे पास एज अ सिक्योरिटी मनी रखना होगा। और फाइनली आता है एसएलआर। एसएलआर का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए 18% का करीब, ये आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी इतना पैसा आपको अपने पास हर समय बैंक वालों को अपने पास रखना होगा। केवल इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किसी भी तरह से इस तरलता को कम करने के लिए किया जाता है। सरकार खूब बोलेगी, नेताएं सब बोलेंगे, सब नेता भाषण में बोलेंगे हम आपको लोन बांट देंगे, हम ये स्कीम लाए हैं, वो स्कीम लाए हैं, लेकिन पीछे से सरकार बोलेगी आरबीआई को कि मौद्रिक नीतियों को कड़ा बनाइए, रेपो रेट को बढ़ाइए ताकि लोन कम से कम लोगों को दिए जाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी सी मामूली सी चीज़ थी जो आप समझ गए होंगे। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा और अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। किसी दूसरे वीडियो में हम आपको किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।